हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास हो जाता है, इसके राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र के 8 अंगों को देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर कब? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, द्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा। जहां संशय और भय ना हो वहीं शांति है। यानी शांति शिक्षा का तात्पर्य ये हो जाता है, समाज में शांति स्थापना के लिए बालक में नेतृत्व तथा अनुशासन के गुणों का विकास करती है। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य बालक को सुयोग नागरिकता का प्रशिक्षण देना है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य, शिक्षा हर बच्चे में राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना विकसित करती है। तो इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जहाँ संशय और भय ना हो वहीं शांति है। यानी जहाँ पे किसी चीज को खोने का डर और पाने की इच्छा ना हो वहाँ पे क्या है? तो शांति है। भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए। भेदभाव को दूर करने के उपाय हैं, गरीबी के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होंगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिले। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समान अधिकार मिलना इतना आसान नहीं होता है। शिक्षा, उस तरह की शिक्षा ही नहीं दी जा रही है जिससे लोगों में समानता आ पाए, है ना। इस चीज से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि लड़की और लड़के में बहुत भेद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा भेद किया जाता है, प्लस जात पात में भी बहुत भेद किया जाता है। तो इस चीज की जब शिक्षा ही नहीं है तो ये भेदभाव तो है ही है, ठीक है ना। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे, लेकिन दिए नहीं जा रहे हैं। अहिंसा से क्या तात्पर्य है? अहिंसा का समान अर्थ है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान ना देना तथा कर्म से भी किसी की अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, ये अहिंसा है। लेकिन आज का जो युग है वो कैसा है? इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्राणी को तन, मन या कर्म, यानी कि उसको किसी ना किसी तरीके से, जरूरी नहीं कि आप लाठी डंडे ही मारो, उसको ऐसे ऐसे कड़वे वचन सुनाए जाते हैं, ये भी तो अहिंसा ही का तो रूप है। और जब कड़वे वचन सुनाए जाते हैं तो लाठी की चोट तो खत्म हो सकती है, लेकिन जो कड़वे वचन होते हैं उसकी चोट तो कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। और यहाँ पे क्या है, किसी को कटुवाणी आदि के रूप में नुकसान ना देना तथा कर्म से भी किसी की अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना। तो ये तो जैसे आज का फैशन बन चुका है ना। तो इन सब चीज़ों की जब शिक्षा, यानी शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, तभी इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से दूर हो मिलेगा, वरना तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सामाजिक तनाव क्या, यानी सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? जो तनाव समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। जनसंचार का अर्थ बताएं। यहाँ पे देख लेते हैं, जनसंचार से तात्पर्य
उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। स्थित प्रज्ञ क्या है? अर्थ है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा स्थित बुद्धि कहा जाता है। अथवा जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 325 संबंधित है। अनुच्छेद 325 संबंधित है कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इसमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होता। केंद्रीयकरण विधि क्या है? केंद्रीयकरण विधि से अभिप्राय है कि सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होना चाहिए। मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण आदि हो जाते हैं। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उनके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। उन कारणों को बताइए जो किशोर अवस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल होती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का समुचित अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है या साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने जाते हैं।
अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी हैं? कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके करें, उसके व्यवहार को देखें, उसका विश्लेषण करें और कारकों का पता लगाने की चेष्टा करें। सेकंड नंबर पर हो जाता है छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा में विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनमें वह क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को ये भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए समय दें। राष्ट्रीय एकता के लिए मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनीतिक दल, भारतीय नागरिकों में विविध धर्मों में विश्वास की कमी, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, निरक्षरता का निम्न स्तर आदि हो जाते हैं। वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, प्रकृति से प्रेम हेतु। ये हो जाते हैं। शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या है? शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद और धार्मिक संकीर्णता। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं असामान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? आपका 2022 और 2017 और 2018 ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुभव में प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, अहम सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति, मनोविचित्रता, ये हो जाते हैं। चैतन्यता से आप क्या समझते हैं? चैतन्यता व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो चित्त प्रवृत्ति से आशय, चित्त प्रवृत्ति स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव होता है। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिज के द्वारा चित्त प्रवृत्ति संबंधी 9 विशेषताओं को बताया गया है। क्रियाकलाप, नियमितता, सांकेतिक क्रिया, अनुकूलन, प्रबलता, मनोदशा, ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान अवधि, संवेदनशीलता। व्यक्तित्व की मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं? व्यक्तित्व के स्वरूप इस प्रकार है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक। शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? तो शेल्डन ने व्यक्ति को 3 भागों में विभाजित किया है: एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, ये हो जाते हैं। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया है: विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, ये हो जाते हैं। आदत किसे कहते हैं? आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। शांति शिक्षा क्या है? वो शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। हिंसा का प्रभाव बताएं। हिंसा का प्रभाव मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, धन की हानि, विनाश का वातावरण, जीवन का विनाश, ये हिंसा
का प्रभाव, ये यानी ये हिंसा के प्रभाव हो जाते हैं। क्या क्या? तो मानसिक अशांति भी रहती है, सामाजिक असंतुलन भी रहता है, धन की हानि भी होती है, विनाश का वातावरण हो जाता है और जीवन का भी विनाश हो जाता है। हिंसा के कौन कौन से प्रकार नामांकित कीजिए। हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो मौखिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, शारीरिक होती है, ढांचागत होती है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता होती है। हिंसा के मोर्चे क्या क्या होते हैं? तो जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन और निर्धनता। तनाव किसे कहते हैं? तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। और देखिए, तनाव दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप तनाव उतना रखेंगे कि नेगेटिव में चले जाएंगे कि बस ये सोचना है कि हमको करना क्या है, बस सोचते ही रह जाएं, बहुत तनाव करें कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, हम किस तरह से इसमें सफल होंगे, तो वो तनाव अच्छा नहीं होता है। तनाव वो होना चाहिए जो फिक्र करे कि हाँ, हमको ये वर्क करना है। तो जब आप उसकी फिक्र करेंगे, थोड़ा सा तनाव करेंगे, तो आप वर्क वो आसानी से कर पाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन नेगेटिव क्या है? बस सोचते रहें और करें कुछ ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। तो उसमें क्या होती है? असफलता मिलती है। लेकिन जो पॉजिटिव तनाव होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें सफलता प्राप्त होती है ना। तो तनाव ज़रूरी होता है, लेकिन इतना नहीं कि कोई काम ही ना मतलब बनने के बजाय और बिगड़ जाए, वो वाली चीज़ हो जाती है। गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं? तो गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तनाव प्रबंधन क्या है? वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे किसी को तनाव है तो आप क्या करें? उसको खेल से जोड़ दें, है ना। ऐसे ही जब अपने में कभी जैसे ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है? जब लोगों के संपर्क में जाओ, उनके साथ बैठो, तो क्या होता है कि जो तनाव होता है, जो टेंशन होती है, वो दूर हो जाती है। इतनी तो नहीं कि ख़त्म नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ देर के लिए उसे भूल जाया जाता है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है और खेल से तो तनाव दूर हो ही जाता है। स्व जागरूकता किसे कहते हैं? तो स्व जागरूकता वो गुण है जो जन्मजात ना होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्व जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्व जागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज़ में विभेद करता है। सामाजिक बोध क्या है? सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों तथा विचारों से प्रभावित करता है तो ये माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है। सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णय की योग्यता, सार्थक अवलोकन एवं गत्यात्मक कुशलता आदि गुण आते हैं। चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बी.एन. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती हैं। अच्छे चरित्र के गुण बताएं। आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, विश्वसनीयता, कर्तव्यनिष्ठता, विवेकशील। अच्छे चरित्र के गुण हो जाते हैं। लेकिन आज का दौर ये है, अगर आप अच्छा चरित्र रखना चाहेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको झूठा ठहराएंगे। अगर आप सत्य मार्ग पर चलना चाहेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे? बोल बोल के आपको सीधी राह पर नहीं चलने देंगे, बल्कि आपको ऐसा मार्ग चुनवा देंगे कि आपके लिए वो कष्टप्रद होगा। लेकिन क्या है, अपने में क्या रखना है? अगर हमको कोई कुछ कह भी रहा है तो कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। और हमको क्या करना है? अपना भविष्य देखना है, अपने आप को देखना है।
दूसरों का काम ये होता है कि अगर आप कहीं पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको जीने नहीं देंगे, कि किसी तरह से इनकी टांग खींची जाए, इनको नीचे गिरा दिया जाए। अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत आगे निकल जाएं, तो नहीं होने देंगे। लेकिन जब आप में आत्म अनुशासन होगा, दृढ़ निश्चय होगा, आत्मविश्वसनीयता होगी, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वर्ग के लिए तत्पर रहेंगे। आप किसी भी स्थिति में हो, कितनी भी परेशानी में हो, आप अपने वर्ग के लिए ईमानदार हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो एक न एक दिन आपको जो आपकी मेहनत है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। यही तो है। लेकिन आपके आसपास में भी ऐसा वातावरण होगा, ऐसा कि लोग भी होंगे कि जो नहीं चाहते होंगे। अगर आप मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो आपसे यही कि आपने ये क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए था, इसमें बेनिफिट क्या है। बहुत लोग आप लोगों को मशवरा देते होंगे, है ना। अगर आप कुछ और कर रहे हो, कोई साइड बिजनेस कर रहे हो, कोई साइड वर्क कर रहे हो कि हम आगे बढ़ेंगे, इसमें सक्सेस हमको मिलेगी, वो भी आपको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कि कहीं आप सक्सेस ना हो जाओ, कहीं आप सफल ना हो जाओ। तो इस तरह से होता है। लोग आपका माइंड क्या करेंगे, ऐसा माइंड सेट कर देंगे कि आप कुछ करने के काबिल ही ना रहो। ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं नैतिकता का अर्थ बताएं। नैतिकता को अंग्रेजी में मोरलिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है, क्योंकि वह समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है, क्योंकि हिंसा क्या है? हिंसा में सिर्फ नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए दो पक्ष हैं, आप हार गए तब भी सामने वाला है अगर वो जीत गया तो आपकी बर्बादी, क्योंकि अगर आपके चोट लग गई या कुछ ऐसा, अगर आप जीत गए सामने वाला हार गया यानी उसके चोट लगे। मतलब हिंसा क्या है? सिर्फ बर्बादी है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है, जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। क्योंकि हर जगह पे क्या है, अगर बाई चांस ऐसा हो कि आप किसी चीज़ के लिए, मतलब क्या होता है जब हिंसा होती है तो दो पक्ष होते हैं, लेकिन तीसरे जो और भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ मजा लेते हैं। लेकिन ये तो दोनों पक्ष में समझौता होना चाहिए। कहते नहीं, दोनों पक्ष में समझदारी होनी चाहिए कि हमारी भी इज्जत जा रही है, सामने वाले की भी इज्जत जा रही है, तो दोनों पक्ष को समझना चाहिए। अगर एक पक्ष समझ भी रहा है और दूसरा नहीं समझ रहा है तो कब तक समझेगा? क्योंकि एक टाइम होता है ना समझने का। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है। और इसमें यहाँ पे कौन सा, हिंसा किसे कहते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि हिंसा से कभी कोई सकारात्मक चीज नहीं प्रोवाइड होती है ना। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। क्योंकि आप उसको शारीरिक कष्ट दें, मानसिक कष्ट दें, लेकिन आप जो भी कष्ट देंगे वो कष्ट कैसा होगा, विनाशकारी ही होगा। धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधनाएं हैं? तो मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हो जाती हैं। बहिरंग योग क्या है? बहिरंग योग कौन कौन से हैं बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को बहिरंग योग कहते हैं। अंतरंग योग क्या है? अंतरंग योग किसे कहते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। यम अष्टांग योग क्या है? यम अष्टांग योग का पहला चरण है। यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार, चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग यम है। यम योग कितने प्रकार का होता है? यम योग 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो जाते हैं। समाधि किसे कहते हैं? समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यह ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। चरित्र का निर्माण करने वाले 2 कारक है जीवन शक्ति और संवेदनशीलता। तनाव कम करने के लिए किन्हीं 2 अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तनाव कम करने की 2 अप्रत्यक्ष विधियां हैं मूवमेंट और श्वसन क्रिया। मानवाधिकार शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। मानवाधिकार शिक्षा के 2 उद्देश्य हो जाते हैं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, समानता की भावना जगाना। प्रभावी शांति निर्माता है बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तित्व कौशल विकसित किए जाने चाहिए? प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा, सहमतता आदि व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए। MDG का पूरा नाम संधारणीय विकास शिक्षा।
शांति से क्या अभिप्राय है। देखिए ये पलट पलट के क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है, शांति शिक्षा, है ना। मानव शांति की समस्या अनादिकाल से चली आ रही है। शांति के अंतर्गत वह स्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे के भाव को निरंतर प्रवाह करता है। या इस तरह से आप कह सकते हैं शांति शिक्षा समाज में शांति स्थापित करने हेतु बालक के नेतृत्व और अनुशासन के गुणों का विकास करती है ना। और शिक्षा का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को सुयोग नागरिकता का प्रशिक्षण देना होता है, क्योंकि जो शांति शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा, सुयोग नागरिक बनेंगे। और क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक बनेगा, तो बच्चे को ही पहले ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाए जब वो भावी नागरिक बने तो वो इस तरह से ना करे कि वो हिंसा करे, लड़ाई झगड़ा करे, किसी को कुछ समझे ही ना, किसी को भी अपशब्द कहे, कोई रिश्ते ना देखे, कोई नाते ना देखे, मतलब जो भी मुंह में आया उसको कह दिया। तो ये चीज़ गलत होती है। अगर ये चीज़ है तो मतलब उसने शांति का पाठ नहीं पढ़ा है, क्योंकि सभी के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जितने भी मनुष्य हैं सबकी अलग अलग परेशानियां होती हैं। किसी के पास अगर धन नहीं है तो किसी के पास अगर अच्छा शरीर नहीं है, क्योंकि धन भी नश्वर है और ये नष्ट हो सकता है, शरीर भी नश्वर है, ये भी नष्ट हो सकता है, बीमारी भी आ सकती है, मतलब हर चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य है वो खुशहाल नहीं है, ठीक है। और अगर सब ऐसे ही झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे कि मतलब हमको बड़ी प्रॉब्लम है और दुनिया में सब खुश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने में बहुत दुखी हैं, लेकिन सब अपने में खुश भी हैं, क्योंकि सब चीज़ों को भूल कर, जैसा वक्त कहते नहीं है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात मिला के, तो अगर 24 घंटे हम अपनी गाथा ही लेकर बैठ जाएं कि नहीं हम परेशान है, तो क्या हमारी परेशानी को कोई दूर कर देगा? नहीं, जैसा जो आए हम उसके साथ वैसा व्यवहार करने लगे, है ना। अगर कभी खुशी का माहौल है तो उसके साथ खुश हो लिए, कभी दुख का माहौल है उसके साथ दुखी हो लिए, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा सामने वाला है वो बहुत खुश है और उसने कभी परेशानी देखी ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि देखिए, और अगर आप में शांति का पाठ ही आपने नहीं पढ़ा है तो आप तो बस यही सोचेंगे जितने दुखी हम हैं उससे हमसे ज़्यादा कोई दुखी ही दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाता है भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं, जो निम्न है: आशय, सत्य, संशुद्धि, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, सभी प्राणियों पर दया, क्षमा, अहंकार, शून्यता, घृणा से दूर रहना आदि। सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। सर्वोदयी समाज में सभी सुख होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। जब आपने एक दिमाग ही बना लिया है, आपने एक मूड ही बना लिया कि जो शख्स सामने वाला है उससे हमको घृणा ही करनी है, तो जब आप घृणा ही करेंगे, जब आप उससे नफरत ही करेंगे, एक टाइम होगा, 2 टाइम होगा, तीसरा टाइम होगा, मतलब चौथे टाइम में जब आप घृणा करते हैं तो आपसे भी वो घृणा करने लगेगा। क्योंकि कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनलिमिटेड वो बर्दाश्त ही करता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सर्वोदयी कार्यक्रम जो है वो है, सर्वोदयी समाज में सभी सुख होते हैं और सर्वोदयी का रास्ता क्या है? प्रेम। और जब प्रेम ही नहीं है तो वहां पे शांति की तो कोई बात ही नहीं है। जिससे प्रेम होगा तो उससे आप क्या करेंगे कि अगर कहते नहीं कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ आपको पसंद है, तो उसमें अगर आपकी 50 बुराइयां भी हैं तो आप उस बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट कर देंगे। यानी तो क्या हुआ, यही तो हुआ, अरे तो क्या हुआ, यही तो उसने कहा। लेकिन जब आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं तो आप उसमें अच्छाइयाँ कितनी भी हों, 50 नहीं 100 अच्छाइयाँ हों, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, बुराइयों में बदल देंगे। अगर कितना भी अच्छा, वो मान लीजिए समाज सेवा कर रहा है, तब भी आप क्या कहेंगे, ये समाज सेवा नहीं है, ये दिखावा है ना। ऐसा आपके आसपास में होता होगा। अगर वो आपको 1 गिलास पानी भी उठा के बंदा दे रहा है तो आप कहोगे नहीं, इसमें इसका कोई फायदा है
है ना। तो ये हो जाता है। तो जो प्रेम होता है, जो नफरत होती है, तो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई में बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्वोदय कार्यक्रम है वो प्रेम है, और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। और अगर प्रेम नहीं है तो शांति कहीं पर है ही नहीं, है ना। जिससे नफरत होगी तो आप कहाँ उससे प्रेम कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताएं। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं: जन्म से पूर्व की अवस्था, शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। ये सभी कौन सी हो जाती है? व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हो जाती है। उसके बाद किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था हो जाती है, उसके बाद वृद्धावस्था हो जाती है। क्योंकि एक मनुष्य पहले क्या है? जन्म से पूर्व की अवस्था, उसके जो डिंबावस्था बोली जाती है ना, जो गर्भ में अवस्था होती है। उसके बाद बच्चा छोटा होता है, वो शिशुअवस्था में होता है ना। फिर उसके बाद वो बालक बनता है, यानी थोड़ा बड़ा होता है। फिर वो किशोर हो जाता है। अपने उसके जो किशोरावस्था होती है, जीवन का तनाव और तूफान का काल होता है। बच्चा चाहे तो इसी में कुछ बन सकता है, और इसी में चाहे वो अपने भविष्य को खराब कर सकता है। ये उसके गार्जियंस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा किशोरावस्था की जब अवस्था होती है तो जो सबसे ज़्यादा गार्जियंस पर डिपेंड करती है। अगर उसको, जो बच्चा है, अगर उसको अपने संपर्क में रखें, उससे बातचीत करें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बदलाव है, उन सब पर बात करें, उसे किसी चीज़ की कमी ना होने दें, तो बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं। और उसे ये भी समझाएं आपकी जो ये एज है, इसी में आप चाहे तो बन सकते हैं, कुछ चाहे तो बिगड़ सकते हैं। तो जब बच्चा क्या करेगा, जब अच्छी आदतों को वो अपनाएगा, अपने घर के जो बड़े हैं उसको समझाते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, तो क्या होता है, तो बच्चा सीखता है। और जब बच्चा सीखता है तो आज का बच्चा कल का भावी नागरिक बनता है ना। वो क्या होता है, वो कामयाबी की तरफ जाता है। और जब उसका कोई सपोर्ट ही नहीं करने वाला है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा कितना आगे बढ़े, कितना आगे जाए, वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है उसको आगे बढ़ना और कामयाबी की तरफ जाना। बहुत ही मुश्किल का काम पड़ जाता है। क्योंकि कहते नहीं है कि आपकी एक छत है, तो छत कैसे खड़ी है? बिना सपोर्ट के। अगर दीवारें ना हो तो क्या छत खड़ी हो सकती है? और दीवारों के नीचे अगर नींव ना हो तो क्या दीवार खड़ी हो सकती है? तो जब तक नींव नहीं होगी, प्लस नींव के बाद दीवार नहीं होगी, फिर उसके बाद जब छत पड़ेगी तभी वो टिक पाएगी। यानी हर चीज को सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर आप सपोर्ट नहीं अपने बच्चे का कर रहे हैं तो क्या बच्चा कामयाब हो पाएगा? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक दिन क्या होगा, वो हार मान जाएगा। क्यों हार मान जाएगा? क्योंकि जब उसका कोई सपोर्ट ही नहीं करने वाला है तो वो कहाँ तक स्ट्रगल करे, है ना, कहाँ तक बाहर वालों का साथ ले। क्योंकि बाहर वाले तो ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छी ही राह बताएंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है बिल्कुल अपने हैं, लेकिन क्या होता है, वो अपने नहीं होते हैं। अगर चीजें बन भी रही हैं तो उसको बिगाड़ने का काम वो लोग करते हैं, है ना। लेकिन जो घर के सदस्य अगर अपने साथ में हैं तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि इनका काम बिगड़े। तो इसलिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो ये अवस्था आपकी हो जाती है किशोर अवस्था। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? देखिए, जन्म से पूर्व की अवस्था, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भी तो आती है ना। तो सभी की अवस्था ये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही मनुष्य के साथ बुढ़ापा आता है। सभी जन्म लेते हैं, सभी छोटे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। यानी सभी को इन स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। और कहीं पर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं अगर आई हैं या कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। यहाँ तक आप लोगों के आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।